अभी तक हमने पढ़ा, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और हम उसको परटर्ब कर रहे हैं तो उसके हैमिल्टोनियन में कुछ अमाउंट ऑफ चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक नया हैमिल्टोनियन बनता है और जो हमारा पुराना वेव फंक्शन था वो चेंज होकर एक नए वेव फंक्शन में आता है और जो हमारा पुराना आइगन वैल्यू था वो भी चेंज हो जाता है। सो अब हम देखेंगे, एक हमारा कोई सिस्टम है परटर्ब केस में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक आइगन फंक्शन होगा। हाँ, इसका नाम हम n देते हैं और इस आइगन वेक्टर जो h का आइगन वेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी आइगन वैल्यू होगी जो है En। हमारे केस में जो हमारा अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन था उसमें जो एनर्जी के अलग अलग स्टेट थे उसमें कुछ ऐसे भी स्टेट हो सकते हैं कि वो डीजेनरेट हों, मीन्स अलग अलग वेव फंक्शन पे एक ही एनर्जी मिल रही हो हमको। तो पहले हम कलेक्शन लेंगे जो हमारे नॉन डीजेनरेट हैं, जो एनर्जी हमारे नॉन डीजेनरेट हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद डीजेनरेट केस पढ़ेंगे। सो लेट्स से हमारा जो एनर्जी स्टेट है En0 वो है नॉन डीजेनरेट। सो पहले हम नॉन डीजेनरेट स्टेट पढ़ते हैं। नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। इस केस में हम देखेंगे जो हमारी अनपर्टर्ब एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं इसको हमने चूज किया है, ये क्या है, नॉन डीजेनरेट, और ये सब डीजेनरेट हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, और अदर एनर्जीज भी होंगी n-2। लेट से ये नॉन डीजेनरेट है, तो हमको कौन कौन सी एनर्जी लेना है, जो नॉन डीजेनरेट्स हैं उनका एक कलेक्शन लेना है और उसको पढ़ना है। सो इन केस ऑफ नॉन डीजेनरेट स्टेट वी हैव अ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल केट वेक्टर, लेट नेम इट एज n, एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं। एज ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसके दो वेक्टर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि अगर m इज इक्वल टू n है तो इसकी वैल्यू 1 होगी और 0 होगी अगर m नॉट इज इक्वल टू n है। सो इन ग्राउंड स्टेट हमारे पास आइगन वेक्टर है n नॉट, उस पर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेट करा रहे हैं, तो हमको एक आइगन स्टेट अनपर्टर्ब केस की मिल रही है और हम 0 इसको नाम दे रहे हैं ग्राउंड स्टेट इन अनपर्टर्ब केस। इन पर्टर्ब केस हमारे पास आइगन फंक्शन है पर्टर्ब हैमिल्टोनियन का जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है En, और हम इसे कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। नाउ यहाँ से हमको फाइंड करना है n एंड आइगन वैल्यू En। ये दो चीज़ें फाइंड करना है। पहले ही हमने देखा था कि ये एक पावर सीरीज के टर्म में होंगी, लेमडा का पावर सीरीज होगा। सो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ लेमडा, उसको हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू अबाउट 0 पे, और f ऑफ लेमडा के सारे डेरिवेटिव्स अबाउट एक लेमडा इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट अगर कर रहे हैं तो उस केस में हम f ऑफ लेमडा को लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस लेमडा डबल डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल लेमडा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन।
Now here our state function is also depend on lambda, so we can write it in power series expansion. Now ground state lambda times first order correction plus lambda square second order correction in eigenstate dot dot dot. Similarly, En is also a function of lambda, so we have another expansion प्लस डॉट डॉट डॉट. सो यहाँ से अब हम एनर्जी का करेक्शन और वेव फंक्शन का करेक्शन फाइंड करते हैं. लेमडा हमने चूज़ किया है लेस देन 1, ताकि जो हायर ऑर्डर टर्म है यहाँ पे लेमडा क्यूब, लेमडा टू द पावर 4 अदर जो हो वो नेग्लिजिबल हों. तो इसी वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, और थर्ड ऑर्डर करेक्शन ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही हैं जैसे ही लेमडा पे पावर बढ़ता जा रहा है. En1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, और En2 जो होगा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन. सिमिलरली वेव फंक्शन का ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है और ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन. लेट नेम इट इक्वेशन 3 and equation 4. Now from equation 2 here this. Now we know that h lambda is equal to h naught plus lambda times Hamiltonian. So putting it in this equation, from equation 4 and 5 En एंड इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाइड विथ, इसकी वैल्यू पुट करते हैं अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लेमडा के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको कंपेयर करके इक्वेशंस लिखेंगे तो हमको मिलेगा लेमडा 0 का कोफिशिएंट लेमडा 2 एंड डॉट डॉट दिस करेस्पॉन्ड्स टू लेमडा के. इसका नाम देते हैं 6th इक्वेशन, 7th इक्वेशन, 6th इक्वेशन, 7th इक्वेशन. इक्वेशन 6 हम देख रहे हैं कि वो अगर लेमडा इज इक्वल टू 0 है तो वन पर्टर केस के लिए ही हमको एक इक्वेशन मिल रहा है
equation 6. Now in equation 7 we have first order correction in energy and eigenstate, that is En1 and N1, and in equation 9 we have second order correction En2 and N2. इन्हीं को हमको फाइंड करना है। अब हम एक चॉइस लेते हैं। अगर हमारे पास एक स्टेट वेक्टर है n ऑफ k वेयर k इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड इसका कोई भी वेक्टर कंपोनेंट n नॉट मीन्स अनपर्टर्ब आइगन वेक्टर के अलोंग, मतलब उसके डायरेक्शन में नहीं है अगर, तो उस केस में n नॉट n k विल गिव अस 0। ये केस चूज करने से हमारे कैलकुलेशन जो है इजी हो जाते हैं। अगर हम ऐसा चूज करते हैं कि एन के जो है उसके कुछ कंपोनेंट एन नॉट पे डिपेंड कर रहे हैं, मीन्स अनपर्टर पे भी डिपेंड कर रहे हैं, तब भी जो हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो सेम आएगा जो हमारा इससे आएगा। सो इसलिए अब हम इक्वेशन 7 देखते हैं और उस पर ऑपरेट कराते हैं। अनपर्टर्ब ब्रा वेक्टर, सो हमको मिलेगा ऑर्थोनॉर्मल, सो दिस विल बी 0 एंड एच नॉट का आइगन वेक्टर है एन नॉट, तो इस पर ऑपरेट करा के कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या, ई एन नॉट ही देगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। सो हमको राइट हैंड साइड 0 मिला और लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आया हमारे पास। दिस हमने चूज किया था कि हमारा जो आइगन वेक्टर है वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इस केस में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा इसको हम इक्वेशन 8 बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करने के लिए हमने अनपर्टर्ब वेव फंक्शन का यूज़ करके ही उसको फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन है, इसी वजह से हमारा जो एनर्जी आएगा वो एक रियल क्वांटिटी आएगा, रियल वैल्यू होगा इसका। दिस इज इक्वेशन 9। सिमिलरली केथ ऑर्डर का फाइंड करते हैं, ब्रा वेक्टर ऑपरेट कराते हैं, वहाँ से हमको केथ ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा, और इसलिए सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन वैसे ही फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो 2। तो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए हमको फर्स्ट ऑर्डर वेव करेक्शन चाहिए। नाउ वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर वेव करेक्शन फ्रॉम इक्वेशन 7 वी हैव
equation 10 and 11. So this equation is 12. So अब हम m एक कोई स्टेट वेक्टर लेते हैं अनपर्टर्ब केस का, जो और m है नॉट इज इक्वल टू n. सो m कैन बी n+1, n-1 and dot dot dot, but not is equal to n. So operating m, now using identity operator, that is so it can be taken as so n1 can be written as now replacing it so here हमको सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन मिला. यहाँ से हम देख रहे हैं कि n1 जो है वो डिपेंड कर रहा है m0 पे, मीन्स इसका कुछ कंपोनेंट m0 के डायरेक्शन में है, बट हमने देखा था कि m0 का कोई भी कंपोनेंट n0 के डायरेक्शन में नहीं होगा. अनपर्टर्ब केस का कोई अनदर आइगन फंक्शन एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो सब इनडिपेंडेंट होंगे. बट जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर वेव करेक्शन है वो हमारे अनपर्टर्ब आइगन फंक्शन पे डिपेंड करेगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो सकता है. सो द कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट ऑर्डर वेव करेक्शन can be along our unperturbed wave function. This exists only when this term is not is equal to 0. So del H does not couple m and n. Here coupling means if H is such that m can be written as some constant m0 and n0, then in this case this will be is equal to 0 and this will be is equal to 0. So first order wave correction can't be written in term of unperturbed wave function. So यहाँ से हमको पता चलता है कि m0 और n0 जो होगा वो इसका वेव फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका वेव फंक्शन हो गया फिर h0 और ये कम्यूट कर जाएंगे, ये कम्यूट कर जाएंगे तो h ऑफ लेमडा भी कम्यूट कर जाएगा और सबका एक ही वेव फंक्शन हो जाएगा. उस केस में हम एक एग्जैक्ट वेव फंक्शन फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे हमने कंसीडर किया था नॉन डिजेनरेट केस. अगर हम डिजेनरेट केस लेते हैं
तो कुछ अनपर्टर्ब आइगन किट या आइगन फंक्शन के अलॉन्ग की एनर्जी जो होती सेम होती। मान लो ये ई एन नॉट की एनर्जी थी और यही एनर्जी एम की भी हो गई, तो उस केस में जो डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा था ई एम माइनस ई एन, ये जीरो हो जाएगा। उस केस में जो हमारे करेक्टेड आइगन फंक्शन आ रहे हैं वो अनडिफाइन हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 11 देखते हैं सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। जहाँ पे n1 का टर्म आ रहा था तो उसको रिप्लेस करेंगे, n1 की वैल्यू यहाँ से n1 की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी का सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आएगा समेसन एम नॉट इज इक्वल टू एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एन माइनस ई एन।